Hello and assalamu alaikum to all the students. I hope you all are doing well. मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तमाम अफराद और मेरी आवाज आपको क्लियर है। बराए मेहरबानी मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि मेरी वॉइस आप तमाम लोगों को बिल्कुल फिट फाट करके क्लियर है। तो अगर मेरी वॉइस आपको क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स पर प्लीज बता दीजिएगा। चलें, दैट्स गुड। सो welcome to the orientation session for the paper of taxation, and this orientation session is for basically two attempts, that is June 2026 and September 2026. ठीक है जी, यानी कि अगर आप जून 2026 में पेपर दे रहे हैं तब भी आपके लिए ये ओरिएंटेशन वैलिड है, और अगर आप सितंबर 2026 में दे रहे हैं तब भी आपके लिए ओरिएंटेशन जो है वो वैलिड है। ये दोनों चीजों के लिए ये वैलिड है। माय नेम इज रमीज अराई। हो सकता है कि आप लोग मुझे जानते हो सकता है कि अब आप लोग मुझे आगे आने वाले वक्त में जान जाएं। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, नहीं सुना हुआ होगा तो अब सुन लेंगे, और अब सुनेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ये बात की कंफर्मेशन मैं आपको देता हुआ जाऊंगा। अच्छा, आप लोगों की तरफ से अगर कोई भी क्वेश्चन है होगा, कोई भी क्वेरी होगी विद इन द सेशन, जब मैं सेशन ले रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सेशन के अंदर तमाम तर चीजें एक्सप्लेन कर दूं, सही ना। आपकी जितनी भी चीजें हैं, आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं, मैं वो सारे पॉइंट्स पेपर से रिलेटेड जो है ना वो अपने पास एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता हूं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट छूट गया और स्टिल आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, स्टिल आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, दैट आई विश टू डू द टैक्स एंड पीएम पेपर टुगेदर इन 3 months, व्हाट्स योर एडवाइस फॉर अ वर्किंग स्टूडेंट इन सच अ केस। देखिए बेटा, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बहुत सारे स्टूडेंट 2 पेपर भी कर लेते हैं, बहुत सारे 3 भी कर लेते हैं, और बहुत सारे 1 भी नहीं कर पाते। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसको कट शॉर्ट करूं तो माय एडवाइस इज कि आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करें कि आप वर्किंग स्टूडेंट होने के बावजूद क्या दिन में 4 घंटे पढ़ाई को दे सकते हैं। अगर तो आप मिनिमम 4 आवर्स पढ़ाई को दे सकते हैं, देन यू कैन गो विथ बोथ द पेपर्स। 4 आवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि वीक में इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 28 आवर्स। आप उसको प्लस माइनस करके आप 25 आवर्स कर लें, 25 घंटे का टाइम पीरियड कर लें। अब आपकी ये खुद की कैलकुलेशन है कि अगर तो आप हफ्ते के अंदर यानी कि पूरे वीक के अंदर 25 आवर्स का टाइम पीरियड दे सकते हैं, तो आप ये दोनों पेपर्स आसानी से कवर अप कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मैं तो पढ़ूंगा ही वीकेंड के ऊपर, मैं तो नॉर्मल डेज में पढ़ ही नहीं सकता हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये मेरे लिए पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं 2 से 3 दिन पढ़ सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, तो फिर 2 पेपर्स का कोर्स कवर अप करना, इसकी प्रैक्टिस करना, इसके मॉक एग्जाम्स देना, इसके असाइनमेंट्स को सॉल्व करना, ये प्रैक्टिकली आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइम टेबल ऑफ योर्स। आप अपना टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अंदर पर्टिकुलरली आप जो है ना वो किसको कंसिडर करें, आप पर्टिकुलरली कंसिडर करें 25 आवर्स अ वीक। अगर आपको अपने टाइम टेबल में ऐसा लगता है कि मैं पूरे हफ्ते में 25 घंटे का टाइम पीरियड दे सकता हूं पढ़ाई को, यानी कि लेक्चर्स को और बाकी सारी चीजों को, तो फिर आप 2 पेपर सुकून से कवर अप कर सकते हैं। यानी कि फिर आप पीएम और टैक्स दोनों का पेपर कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। फिर आप पीएम और टैक्स दोनों का पेपर कवर अप कर लेंगे, फिर आपको आगे चलकर कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप यू गॉट योर आंसर। I'm really sorry, I am unable to pronounce your name, my dear friend. Khushali, if I'm not wrong, if I'm pronouncing wrong, so I'm really sorry. ठीक है मेरे भाई। हमजा भाई का सवाल है, सर विच पेपर वुड यू रिकमेंड टू गिव आफ्टर F7 F8। अच्छा, F7 F8 और F6, ओके। F8 और F6, F8 और F6। हमजा F7 पहला पेपर था या उससे पहले भी कोई पेपर दिया स्किल लेवल में? F4 की तो काफ से कच्ची है ना, वो तो वैसे ही। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन है, हो सकता है कि आपको इस रिकमेंडेशन में कोई क्वेश्चनिंग हो सकती है।
आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आफ्टर F7 गो विद F6, सही ना, आफ्टर F7 गो विद द पेपर ऑफ F6 टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन का पेपर भी कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, इज इजी टू लर्न एंड इजी टू पास, सही ना, इट इज इजी टू लर्न एंड इजी टू पास। तो ऑटोमेटिकली जब आप F7 के बाद F6 का पेपर देते हैं, और ये दोनों पेपर क्योंकि पास करना कंपैरेटिवली आसान है, तो जब 2-3 पेपर स्किल लेवल के निकले हुए होते हैं ना, तो आपका मोटिवेशन लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई फाई हो जाता है, कि आपको थोड़ा सा एक इनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ ठीक है यार, 4 भी क्लियर है, 7 भी क्लियर है, 6 भी क्लियर है। तो फिर आपको पता है कि PM एंड AA यानी कि दैट इज F5 एंड F8 इज कंपैरेटिवली अ डिफिकल्ट पेपर। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आपने अभी F7 दिया है और कोई पेपर नहीं दिया है, तो गो विद F6 टैक्सेशन का पेपर, क्योंकि इसमें मेजर पार्ट कैलकुलेशन का है, इजी टू लर्न है, इजी टू पास है, तो एक इनकरेजमेंट मिल जाएगी और एक पेपर आपका जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खुडे लाइन लग जाएगा एक तरीके से। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, माय नेम इज रमीज अराई। नाउ माय टीचिंग एक्सपीरियंस इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 18 इयर्स। मेरा जो अब ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरा जो ओवरऑल पढ़ाने का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, वो अब 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और मैं काफी अरसे से पढ़ा रहा हूं। एंड माय स्पेशलाइज पेपर आर टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्सेशन, ये दोनों मेरे स्पेशलाइज पेपर हैं। इससे पहले फाउंडेशन लेवल के अंदर मैं कॉस्टिंग का पेपर पढ़ाता हूं, दैट इज MA1 और MA2। ठीक है जी, मैं पढ़ाता हूं MA1 और MA2, ये मैं फाउंडेशन लेवल पर पढ़ा रहा होता हूं जो आपके कॉस्टिंग के पेपर हैं। और उसके बाद स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल में माय स्पेशलाइज पेपर इज टैक्सेशन। ठीक है ना, इन दोनों में मेरा जो स्पेशलाइज पेपर है वो बेसिकली कौन सा है, वो टैक्सेशन का है। स्किल लेवल में मैं सिर्फ टैक्स का पेपर पढ़ा रहा होता हूं, और प्रोफेशनल लेवल में मैं सिर्फ एडवांस टैक्सेशन का पेपर ही पढ़ा रहा होता हूं, मैं कोई और पेपर नहीं पढ़ाता। तो ये दोनों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरे स्पेशलाइज्ड पेपर हैं। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव टॉट इज मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात है कि एक बहुत बड़ी जर्नी है, इट्स ऑलमोस्ट 18 प्लस ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस 18 प्लस ईयर के अंदर अगर आप तमाम पेपर्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कवर अप करें, कंबाइन करें, तो उनका नंबर अब जो है ना वो 10,000 प्लस है अराउंड द ग्लोब। यानी कि कुछ अरसे पहले तक, कोविड से पहले तक, तो हम सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थे टू वन सिटी। नाउ वी आर टीचिंग अराउंड द ग्लोब। ठीक है ना, अब हम दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट सिटीज में मौजूद हैं, और वहां पर स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, और वहां पर वो हमसे पढ़ रहे हैं। तो दैट इज very good, or you can say a very wonderful thing for all of us, for you guys also, for us also, कि आपको एक डिफरेंट नेशनलिटी से कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट होती है, एंड यू कैन गो विद द एक्सपर्ट ट्यूटर्स अराउंड द ग्लोब जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं। वीफी से पहले आई वाज अटैच्ड विद द नंबर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, जहां पर मैं फिजिकल और ऑनलाइन दोनों पढ़ाता था, लेकिन अब मैं एक्सक्लूसिवली अपने तमाम ACCA से रिलेटेड पेपर जो हैं वो वीफी के अंदर ही पढ़ा रहा होता हूं। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो आपके लिए जानना जरूरी है कि जिस ट्यूटर से आप पढ़ रहे हैं उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। ओके जी, सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैक्सेशन। अच्छा देखिए, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज के अपने फायदे और नुकसानात हैं। नहीं मेरे दोस्त, लाइव क्लासेस होंगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और लाइव सेशन अच्छे खासे तगड़े लाइव सेशंस होते हैं, कोई एक आध लाइव सेशन नहीं होता। इस 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल में 12 लाइव सेशंस होते हैं, 12 लाइव सेशंस। तो वंस यू गेट इनरोल्ड, तो देयर विल बी ऑलमोस्ट 12 लाइव सेशंस टिल एंड, यानी कि फर्स्ट वीक से लेकर आगे तक तकरीबन 12 लाइव सेशंस होंगे। वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वो लाइव सेशंस क्या होंगे, उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा और उसको किस तरीके से कवर अप करना होगा। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पेपर ऑफ टैक्सेशन। ठीक है जी, हमें बेसिकली क्या डिस्कस करना है, हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है। देखिए, सिंपल सी कहानी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, देखो मेरा भाई, हर चीज के ना, हर चीज की अच्छाई भी है और हर चीज की बुराई भी है, ऑब्वियस सी बात है। देखो, कोई भी पेपर पिक करना जो है ना, इट्स जस्ट लाइक गेटिंग मैरिड। शादी करने के अपने फायदे भी हैं सरकार, शादी करने के अपने नुकसानात भी हैं सरकार, दोनों चीजें हैं अपनी जगह पर।
आपको कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि जी आप ये काम कर लें तो इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, या आप ये काम कर लें तो इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हर चीज के अपने बेनिफिट्स हैं और हर चीज के अपने नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसी तरीके से द पेपर ऑफ टैक्सेशन, जब आप टैक्सेशन के पेपर को पिक करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये चीजें क्लैरिफाई करनी है कि कुछ चीजें इसमें अच्छी हैं और कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी खराब हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई इट इज इजी टू लर्न एंड इजी टू पास। अच्छा, इजी टू लर्न क्यों है मेरे भाई? अच्छा, इजी टू लर्न और इजी टू पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैक्सेशन का पेपर ऑलमोस्ट 95% कैलकुलेशन बेस्ड है। और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं ना मेरा बच्चा, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं ना मेरे बेटे, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आप लोगों का दिमाग या आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो कैलकुलेशन वाले पेपर में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल पेपर। आपका जो थ्योरेटिकल पेपर होता है ना, उसमें पर्टिकुलरली आपका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जाहिर सी बात है, एक थ्योरी पेपर है लाइक AA है, अब आप उसके लेक्चर्स देख रहे हैं, अब उसके अंदर कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, सही ना? आप कोई चीज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप कोई चीज लिख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ यूं बैठे हुए हैं और टीचर्स की बात सुन रहे हैं कि अच्छा टीचर क्या बोल रहा है। तो वहां पर एक बोरियत का फैक्टर बड़ा इंक्रीज हो जाता है, आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, ये भी आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, फिर ऑटोमेटिकली आपका अपना इंटरेस्ट लेवल भी क्या होना शुरू हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है कैलकुलेशन में। बिकॉज यू गाइस टेक द एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब टीचर कोई सवाल लिख रहा होता है या सवाल सॉल्व करवा रहा होता है तो आप साथ साथ उसको कॉपी कर रहे होते हैं, आप अपने पास सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है मेरे भाई, ऑटोमेटिकली आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है जी, वो ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक तो अच्छी बात यह है कि इसमें 95% कैलकुलेशन है, सिर्फ 5% थ्योरी है, और ये थ्योरी भी रूल बेस्ड थ्योरी है। देखिए, द ओवरऑल पेपर ऑफ टैक्सेशन इज रूल बेस्ड, सही ना? टैक्स के रूल्स लिखे हुए हैं, आपको कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं दिया जाएगा, आपको कोई प्रैक्टिकल जो है ना वो कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी कि भाई ये सिचुएशन है, अब आप बताएं कि सिचुएशन में क्या करना है। टैक्स का पेपर इन तमाम चीजों से आजाद है, बर्री उस जमा है, सही है? समझ रहे मेरी बात? टैक्सेशन का पेपर इन तमाम चीजों से क्या है मेरे भाई? मैंने कहा जी टैक्सेशन का पेपर इन तमाम चीजों से आजाद है, टैक्सेशन का पेपर इन तमाम चीजों से बरी उस जमा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत सारे पेपर्स में जब कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है या प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि व्हाट शुड वी डू नाउ। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आ गई है, अब आपसे पूछा जा रहा है बताएं अब आप क्या करेंगे, एज एन इंटरनल ऑडिटर आप क्या करेंगे, एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आप क्या करेंगे। देखो, टैक्सेशन का पेपर इन सब चीजों से आजाद है, बिकॉज इट्स अ रूल बेस्ड पेपर। तो इसका मतलब है कि जो 95% कैलकुलेशन है ना, उन वो सारे रूल्स हैं, वो सारे फॉर्मूलाज हैं, एंड यू जस्ट नीड टू लर्न दोस फॉर्मूलाज। सेकेंड थिंग इज दैट के पेपर में सिर्फ 5% थ्योरी का पार्ट है। गौर से सुनना मेरी बात, पेपर में सिर्फ 5% थ्योरी का पार्ट है, और वो जो 5% थ्योरी का पार्ट है वो भी रूल बेस्ड थ्योरी है। रूल बेस्ड थ्योरी का मतलब ही पर्टिकुलरली ये है कि उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद करना है, इसमें कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड थ्योरी एग्जामिनेबल नहीं होती है, सही ना? इसमें प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड थ्योरी एग्जामिनेबल नहीं होती है, रूल बेस्ड थ्योरी है, सारी चीजों के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जाकर याद करना है, बस। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जाकर क्या कर लेना है मेरे भाई, आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जाकर याद कर लेना है, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। तो इस वजह से पेपर जो है ना वो पढ़ने में भी आसान हो जाता है और पास करने में भी आसान हो जाता है। अब आपने कहा कि सर हम ये कैसे मान लें कि ये पेपर पास करने में आसान है, यानी कि आसानी से पास हो जाता है? मैंने कहा देखो, इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं इसके पास रेट्स। अगर मैं आपको टैक्सेशन के पास रेट्स दिखाऊं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, वी विल स्टार्ट विद मार्च 2025,
सबसे पहले अगर आप मार्च 2025 में देखें तो टैक्सेशन का जो पासिंग रेट था दैट वाज 55%। और अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं बाकी पेपर से, लाइक पीएम है, एफआर है, डबल ए है, एफएम है, तो अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो आपको ये क्लियरली नजर आएगा कि टैक्स का जो पासिंग रेशियो है वो बाकी सारे पेपर से कंपैरेटिवली क्या है मेरे भाई, वो बाकी सारे पेपर से कंपैरेटिवली ज्यादा है। एंड दिस इज नॉट द वन टाइम, सही ना। ये अगर आप जून 2025 में देखेंगे तब भी आपको नजर आएगा कि टैक्स का पासिंग रेशियो 54% है, जो अगेन बाकी सारे पेपर्स के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है। सितंबर 2025 में इट्स अगेन 55%, जो अगेन सबसे ज्यादा है। और फिर दिसंबर 2025 में द पासिंग रेट ऑफ टैक्सेशन इज अगेन 55%, जो कंपैरेटिवली बाकी सारे पेपर्स से ज्यादा है। मेजॉरिटी पेपर्स, यानी कि अगर आप इन पेपर्स को देखें तो ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे डोंट टच द लेवल ऑफ 50%, यानी कि इनका जो पासिंग रेट है वो 50 से नीचे नीचे ही। इफ यू सी पीएम तो वो 43 है, डबल ए 44 है, फिर एफएम 48 है, यहाँ पे भी पीएम 42 है, फिर 49 है, 47 है, तो ये 50 भी बहुत मुश्किल से टच कर रहा है। लेकिन ये दिस इज नॉट द वन टाइम। अगर आप इससे, ये तो मैंने एक साल के रिजल्ट्स आपसे शेयर किए ना, 2025 के रिजल्ट्स आपसे शेयर किए। अगर आप 2024 के रिजल्ट्स, 2023 के रिजल्ट्स, एसीसीए ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर अगर आप इन सारे रिजल्ट्स को एक दफा गो थ्रू कर लें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 3 साल से तकरीबन लास्ट 12 टू 16 अटेम्प्ट, पिछले 3 से 4 साल में, यानी कि लास्ट 12 टू 16 अटेम्प्ट के अंदर टैक्सेशन का जो पासिंग रेट है वो हमेशा बाकी पेपर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा रहा है। टैक्सेशन का जो पासिंग रेट है वो कंपैरेटिवली बाकी पेपर से हमेशा क्या रहा है, वो कंपैरेटिवली बाकी पेपर से हमेशा ज्यादा रहा है। तो इस चीज को आपने पर्टिकुलरली जहन में रखना है कि इसका पासिंग रेट बहुत अच्छा है और ये आसानी से कवर अप हो जाता है, आसानी से पास हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि इसके आसानी से पास होने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर मेजर पोर्शन किसका है मेरे भाई, इसके अंदर मेजर पोर्शन कैलकुलेशन का है। वंस यू आर डूइंग अ कैलकुलेशन बेस्ड पेपर तो आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है, आप खुद अपने शौक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। फिर जब क्वेश्चंस का आंसर सही कैलकुलेट हो जाता है तो अगेन आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, सही ना। आपकी लर्निंग भी इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। तो भाई ये इस पेपर के जो है ना वो कुछ फायदे हैं। पढ़ना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। पास करना आसान है, उसके लिए मैंने आपको पास रेट्स दिखा दिए। पढ़ना और पास करना क्यों आसान है उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी, क्योंकि पेपर में 95% कैलकुलेशन है, सिर्फ 5% थ्योरी है। और वो जो 5% थ्योरी है उसमें भी आपने खुद से कुछ नहीं लिखना है। वो जो 5% की थ्योरी है उसमें आपने खुद से कुछ नहीं लिखना है, अपने पास से कुछ नहीं लिखना है। वो प्योरली रूल बेस्ड थ्योरी है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्योरली क्या है मेरे भाई, मैंने कहा जी वो प्योरली रूल बेस्ड थ्योरी है। और रूल बेस्ड थ्योरी को कवर अप करना कंपैरेटिवली आप समझ सकते हैं कि वो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें आपको चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ याद करनी होती हैं, ऑटोमेटिकली आपको कोई मसला नहीं हो रहा होता। दीज आर द पर्टिकुलर एडवांटेजेस टू ऑप्ट द पेपर ऑफ टैक्सेशन। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि भाई वंस यू एंटर्ड इन द स्किल लेवल तो आप स्किल लेवल में सबसे पहले 2 पेपर्स को ऑप्ट करें, दैट इज टैक्स एंड एफआर। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट के जब वो फाउंडेशन लेवल से, यानी कि स्टार्टिंग के लेवल से, जो कि आपका 1 2 3 है, बीटी, एमए, एफए, सही ना, आपका जो बेसिकली स्टार्टिंग के पेपर्स हैं नॉलेज लेवल के, जब आप उसके बाद स्किल लेवल में आते हैं तो स्किल लेवल की पहली 2 3 अटेम्प्ट्स का सक्सेसफुल होना बड़ा जरूरी है। अगर आप स्किल लेवल में आए, आपने स्किल लेवल में एंट्री मारी और पहला ही पेपर अनफॉर्चुनेटली रुक गया, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल जो यहां पर था, जो आसमान की तरफ जा रहा था, जो पहले आसमान को टच कर रहा था, वो जमीन के 6 फीट नीचे चला जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, फॉर देयर ओन मोटिवेशन, कि भाई आपकी पहली 2 से 3 अटेम्प्ट सक्सेसफुल होना बड़ा जरूरी है। आपकी पहली 2 से 3 अटेम्प्ट का सक्सेसफुल होना बड़ा जरूरी है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश ये करें कि आप हमेशा एफआर और टैक्स का पेपर पहले दें, क्योंकि इन पेपर्स को पास करना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि आपको पर्टिकुलरली समझना होगा। ठीक हो गया है मेरा बेटा। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस। हाँ,
सर नुकसान क्या है? देखो, इस कोर्स का सिर्फ एक नुकसान है और वो ये है कि ये कोर्स तीसरा बिगेस्ट कोर्स ऑफ एसीसी है। आपके एसीसीए के जितने भी पेपर्स हैं ना, एसीसीए के जितने भी पेपर्स हैं, पहले पेपर से लेकर आखिरी पेपर तक जितने भी पेपर्स हैं, उन तमाम पेपर्स में इस पेपर का कोर्स तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कोर्स है। सबसे लेंदी कोर्स जो है, सबसे लेंदी कोर्स जो है वो है पेपर ऑफ एडवांस टैक्सेशन का। सही ना? सबसे लेंदी कोर्स बेसिकली किसका है? एडवांस टैक्सेशन का है। दूसरे नंबर पर सबसे लेंदी कोर्स जो है वो बेसिकली एसबीआर का है, और तीसरे नंबर पर जो सबसे लेंदी कोर्स है वो टैक्सेशन का है। इसमें चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा है, कोर्स लंबा है, लेंदी है। गौर से सुनना मेरी बात, कोर्स लेंदी है, मुश्किल नहीं है। ये बात याद रखना मेरी, जो बात मैं कह रहा हूं अपने जहन में बिठा लेना मेरा बच्चा। कोर्स लेंदी है, मुश्किल नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा इजी टू लर्न। लेकिन हाँ, मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं और मैं हमेशा ये स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूं कि देखो, तुम्हारे लिए किसी भी पेपर को पास करने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि तुम उस पेपर को, सही ना, तुम उस पेपर को ऑटोमेटिकली पहले जो है ना वो क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने उस पेपर को पर्टिकुलरली एक्सेप्ट कर लिया ना, तो फिर तो कहानी फतेह है मेरे भाई, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर वो पेपर सुकून के साथ पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पेपर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप उस पेपर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बोलेंगे हाँ बस ठीक है पढ़ लेता हूं देखेंगे क्या होगा, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कोर्स है, इट्स ऑल अबाउट योर रिटेंशन। अब बेसिकली ये देखना है कि आपकी मम्मा ने आपको बचपन में कितने बादाम खिलाए थे, कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। सही ना? आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, क्योंकि इसमें चीजें कैलकुलेट करने के मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं। आपको वो बेसिकली फॉर्मूलाज याद करने हैं और उसको रिटेन करना है, ताकि जब आपके सामने वो क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि इस क्वेश्चन के अंदर फला फॉर्मूला अप्लाई होगा और आप वो फॉर्मूला अप्लाई करके उसका आंसर कैलकुलेट करें। आपको पता हो कि भाई इसके अंदर ये फला फॉर्मूला अप्लाई होगा और आप उसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करके उसका सुकून के साथ जो है ना वो आंसर कैलकुलेट करने। ये तमाम चीजें निहायत ही इंपॉर्टेंट है। गौर से सुनना मेरी बात, ये तमाम चीजें निहायत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो दैट इज द मेजर इंपैक्ट, कि भाई अपनी जगह कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। नुकसान सिर्फ एक है मेरे भाई, नुकसान सिर्फ एक है, और वो ये है कि कोर्स लेंदी है, चीजें आपको थोड़ी सी ज्यादा कवर करनी पड़ती हैं, और इट्स ऑल अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स ऑल अबाउट योर रिटेंशन, कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, आपको चीजें कितनी ज्यादा बेहतर याद हो जाती हैं, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, तो वो तमाम चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही सुकून के साथ पढ़ना है आपने, और ये पेपर बहुत ही सुकून के साथ क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ही सुकून के साथ पास भी हो जाएगा। आप बहुत ही सुकून के साथ ये पेपर पढ़ेंगे भी, और बहुत ही सुकून के साथ ये पेपर क्या कर लेंगे मेरे भाई, पास भी कर लेंगे। आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इस चीज को आप पर्टिकुलरली जहन में रखेंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा? दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि भाई एवरीथिंग एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन द लेक्चर्स। सारी चीजें लेक्चर्स में कवर्ड है, आपको खुद से कुछ नहीं करना, आपको खुद से कुछ नहीं करना। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं, और जो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा आपको सिर्फ उस गाइडेंस को फॉलो करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं और मेरी गाइडेंस को फॉलो करना है। गौर से सुनना मेरी बात, आपने सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं और मेरी गाइडेंस को फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन के मैं रमीज अराइन आज 12 मार्च 2026 जुमेरात का दिन, थर्सडे का दिन, इस बात का फतवा जारी करता हूं कि भाई आपको स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको इस पेपर के लिए यू डोंट नीड
यू डोंट नीड, सही ना, आपको स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रीड द बुक, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का ये आता है कि क्या हम बुक पढ़ें, और मेरा सबसे पहला जवाब टैक्सेशन के पेपर के अंदर ये होता है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू कवर द लेक्चर्स, आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स को क्या करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स को कवर अप करना है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सो योर फोकस शुड बी टू कवर अप द लेक्चर, सही ना, आपका फोकस बेसिकली किस चीज पर होना चाहिए मेरे भाई, आपका फोकस सिर्फ जो है ना वो लेक्चर्स कवरिंग के ऊपर होना चाहिए कि भाई आप सिर्फ लेक्चर्स को कवर अप करें। लेक्चर्स के अंदर मैंने सारी चीजें करवा दी है, मैंने कैलकुलेशन का पार्ट भी करवा दिया है, मैंने थ्योरी भी पढ़ा दी है, मैंने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करवा दी है, मैंने थ्योरी की प्रैक्टिस भी करवा दी है, मैंने सारी चीजें उसमें कवर अप कर ली। तो इस बात को आप जहन में रखें कि आपको कोई स्टडी टेक्स्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियरली कह रहा हूं, नो स्टडी टेक्स्ट, सही है, मैं क्लियरली कह रहा हूं नो स्टडी टेक्स्ट, कोई स्टडी टेक्स्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेक्चर्स को फोकस करें। कहीं पर फंस रहे हैं तो मुझसे राब्ता करें, ठीक है, सिर्फ स्टडी टेक्स्ट को फोकस करें, और कहीं पर फंस रहे हैं तो मुझसे राब्ता करें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुक नहीं पढ़नी है मेरे दोस्त। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको मैं साथ साथ जो है ना वो प्रोवाइड करता चला जाऊंगा, जो भी आपके लेक्चर्स होंगे उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन जो है ना वो मिलती चली जा रही होगी। पास रेट्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई जो इनका पासिंग रेट है वो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा पासिंग रेट है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पासिंग रेट है इसका, और ये बात मैंने आपको साबित कर दिया है। ये आप एसीसी ग्लोबल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपसे 2025 के रिजल्ट्स शेयर किए हैं, आप इससे पहले वाले रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, आप 2024 के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, आप 2023 के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। ये सारे रिजल्ट्स आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक अरसे जमाने से, जिसमें मैंने टाइम पीरियड एलोकेट किया तकरीबन 3 to 4 years, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 अटेम्प्ट्स, कि जिसमें आपका टेक्स्ट का जो पासिंग रेशियो है वो बाकी सारे पेपर्स के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है। टेक्स्ट का जो पासिंग रेशियो है वो बाकी सारे पेपर्स के कंपैरेटिवली क्या है मेरे भाई, मैंने कहा जी बाकी सारे पेपर्स के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है, तो ये आपको एक बेनिफिट हासिल हो रहा होगा। ठीक है जी, फिर हम आते हैं टुवर्ड्स द सिलेबस एरिया। ओके, अच्छा देखो, जिस सीक्वेंस में मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आपके पास लेक्चर्स में इसी सीक्वेंस के हिसाब से ये टॉपिक्स मौजूद हैं, सही ना, लेक्चर्स में इसी सीक्वेंस के हिसाब से ये टॉपिक्स मौजूद हैं। अच्छा, फिलहाल मैं इन टॉपिक्स के इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स के नाम आपको बता रहा हूं कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां पर एंड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स का जो नाम है वो आपके लिए पर्टिकुलरली बिल्कुल नया है, सही ना, वो जो नाम है वो आपके लिए पर्टिकुलरली बिल्कुल क्या है मेरे भाई, वो पर्टिकुलरली बिल्कुल नया है। इस वजह से हर टॉपिक की गहराई में जाकर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जब आप लेक्चर्स देखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपको वो सारी चीजें जो है ना वो नजर आ जाएंगी, लेक्चर्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहला चैप्टर जो आपको मिलेगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा, you will move towards the property income, then you will move towards the basic income tax computation, employment income, national insurance contribution, फिर आपके पास आ जाएगा pension, then you have the trading income, capital allowances, UK tax system, cash basis option, losses for individual, partnership, tax administration for individual, inheritance tax, value added tax, capital gain tax, एंड वन एंड ओनली द कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपने कवर अप करने हैं दैट इज 17, सही ना, 17 चैप्टर्स आपने कवर अप करने हैं। कोर्स का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 95 to 110 आवर्स। कोर्स का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 95 से 110 घंटों का है। ये भी एक कुछ जहन में सवाल होते हैं अक्सर व बेशतर कि सर जो कोर्स का टाइम पीरियड है वो टोटल कितना है, वो भी अगर आप हमें एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कोर्स का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है दैट इज बिटवीन 95 to 110 आवर्स, सही ना, 95 से 110 घंटे का टाइम पीरियड है, जिसके अंदर मैंने ये 17 के 17 टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स को कवर अप किया है। जाहिर सी बात है ये चैप्टर्स हैं, अब इन चैप्टर्स के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं,
सही ना, किसी के अंदर 6 टॉपिक हैं, किसी के अंदर 12 टॉपिक हैं, किसी के अंदर 10 टॉपिक हैं, तो हर चैप्टर के अंदर जितने मल्टीपल टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप होंगे। इनकी जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी कवर अप हो जाएगी, यानी कि सारी प्रैक्टिस उन्हीं लेक्चर्स के अंदर क्या हो रही होगी, सारी की सारी प्रैक्टिस भी उन्हीं लेक्चर्स के अंदर कवर अप हो रही होगी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद होंगी, ये सारी चीजें ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद होंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी मेरे भाई। So you will be having 17 chapters for the paper of taxation, and the total time duration will be 95 to 110 hours, including every type of practice. सही ना, इंक्लूडिंग एवरी टाइप ऑफ प्रैक्टिस। इसमें मेरे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं, इसमें पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें सारी चीजें जो है ना वो कवर अप हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आप जब मेरे लेक्चर्स को कवर अप करेंगे, जब आप मेरे पूरे लेक्चर्स को कवर अप कर लेंगे, तो उसके बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिवाइज करना है, दैट्स इट। I will be covering each and everything in my lectures, ठीक है ना। मैं सारी चीजें लेक्चर्स के अंदर पर्टिकुलरली क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं सारी चीजें लेक्चर्स के अंदर पर्टिकुलरली कवर अप कर रहा हूँ। तो इस चीज को आपने पर्टिकुलरली जहन में रखना होगा कि ये सारी चीजें उसके अंदर ही कवर अप हो रही होंगी। तो फिलहाल मैंने टॉपिक्स के आपसे सिर्फ नाम डिस्कस किए हैं, मैंने और कुछ डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया कि मैं अब आपको हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता। ये जब आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको हर टॉपिक के अंदर स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आप आगे फर्दर उसको जो है ना वो लेकर चल रहे होंगे। टोटल 17 चैप्टर्स, टाइम ड्यूरेशन विल बी 95 टू 110 आवर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज द पेपर पैटर्न। अच्छा, अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा पेपर पैटर्न डिस्कस कर लूं मेरे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा तो आपको वो चीज समझनी चाहिए। पेपर पैटर्न के अंदर सबसे पहले है सेक्शन ए, दैट इज ऑफ 15 MCQs, 2 marks ईच। इसका मतलब है कि इस सेक्शन की टोटल वेटेज बनेगी 30 मार्क्स की। और याद रहे दैट सेक्शन ए इज एग्जामिनेबल फ्रॉम एनी एरिया ऑफ द सिलेबस। आपके सिलेबस के किसी भी हिस्से से एमसीक्यू आ जाएगा आपके पास। इसमें कोई टॉपिक फिक्स नहीं है कि भाई यहां से ये आएगा, यहां से ये आएगा, ये चीज जो है ना वो इसमें फिक्स नहीं है। आपके पास 15 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होगा, और पर्टिकुलरली ये जो है ना वो ओवरऑल ओपन एरिया है। ओपन एरिया का मतलब है कि इसमें एग्जामिनर आपके किसी भी सिलेबस के एरिया को टारगेट कर सकता है, किसी भी कोर्स के एरिया को क्या कर सकता है मेरे भाई, वो किसी भी कोर्स के एरिया को टारगेट कर सकता है। तो इस चीज को आप पर्टिकुलरली जहन में रखें कि ये आपका ओपन एरिया है। आपके सेक्शन ए जो है वो कहीं से भी आ सकता है, and to perform good in this particular part of the paper। यानी कि अगर आप सेक्शन ए के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, और से सुनना मेरी बात, अगर आप सेक्शन ए के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, बहुत ही धाबड़धूस किस्म का परफॉर्म करना चाहते हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, तो मेरी अखियों के तारे, तो मेरे भाई इसके लिए अगेन जरूरी है कि आप अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करें। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने तरीके से लेक्चर्स को कवर अप किया है और आपने मेरी तमाम चीजों को जो है ना वो मानते हुए अपना कोर्स कंप्लीट किया है, तो जब आप पेपर वाले दिन सेक्शन ए को खोलेंगे तो इसमें 13 एमसीक्यूज, 15 में से 13 एमसीक्यूज आप टक करके सॉल्व करके बाहर आ जाएंगे। 15 में से 13 एमसीक्यूज आप कैसे, ऐसे यूं ऐसे टक करके सॉल्व करके बाहर आ जाएंगे। तो उसमें तो आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, इस बात की तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको कोई बहुत बड़ा इशू फेस करना नहीं पड़ रहा होगा। बहुत आसानी से आप इन टॉपिक्स को 15 में से 13 एमसीक्यूज को कवर अप कर लेंगे। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने लेक्चर्स को बड़ा ध्यान से कवर अप किया है और मेरी सारी कही हुई बातें मानी है।
आपने लेक्चर्स को बड़ा ध्यान से कवर अप किया है और आपने मेरी सारी कही हुई बातें क्या की हैं मेरे भाई, सारी कही हुई बातें मानी है। तो ये एरिया कवर अप करना या इस एरिया को कवर अप करना आपके लिए कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया। फिर उसके बाद हम मूव कर गए टुवर्ड सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन बी में आपके पास आएंगे 3 मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, 3 MTQs, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स ईच। सही जी, 3 MTQs आएंगे जो कि 10 मार्क्स ईच है। इसका मतलब है कि इसकी इस सेक्शन की भी जो टोटल वेटेज है वो कितने मार्क्स की हो गई मेरे भाई, वो 30 मार्क्स की हो गई। सही भाई, इसकी भी जो वेटेज है वो टोटल कितने मार्क्स की हो गई, मैंने कहा जी इसकी भी जो वेटेज है वो टोटल 30 मार्क्स की हो गई। 30 मार्क्स की इसकी टोटल वेटेज हो गई है। अब सवाल ये है कि इस सेक्शन बी में एक अच्छी बात क्या है, देखो इसमें 3 MTQs आएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। और एक अच्छी बात यह है कि आपको जो मैं कोर्स आउटलाइन पढ़ाकर आया हूं, आपको जो मैं वो सिलेबस वाला एरिया पूरा कवर अप करवा के आया हूं, सेक्शन बी के 3 सवालों के लिए 3 टॉपिक्स फिक्स्ड हैं बाय द टेक्स्ट एग्जामिनर। यानी कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। जैसे सेक्शन ए में तो मैंने आपसे कहा ना कि सेक्शन ए विल बी द सरप्राइज वन, वो एमसीक्यू कहीं से भी दे सकता है, वो सिलेबस के किसी भी एरिया से, कोर्स के किसी भी एरिया से दे सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन ए के लिए उस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और से सुनना मेरी बात, सेक्शन ए के लिए उस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये जो सेक्शन बी है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि ऑटोमेटिकली आपके जो 3 टॉपिक्स हैं, यानी कि जो 3 एमटीक्यूज आएंगे, ये फिक्स्ड है। एक एमटीक्यू कंपलसरी आपको आएगा फ्रॉम वैल्यू एडेड टेक्स्ट। सही ना, एक एमटीक्यू आपको कंपलसरी कहां से आएगा, मैंने कहा जी एक एमटीक्यू आपको कंपलसरी आएगा फ्रॉम द वैल्यू एडेड टेक्स्ट। एक एमटीक्यू आपके पास कंपलसरी आएगा फ्रॉम द इनहेरिटेंस टैक्स। और एक एमटीक्यू आपके पास कंपलसरी आएगा फ्रॉम द कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि आप ये समझ लें कि जब आप सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और ये 3 एमटीक्यू सॉल्व करने जाएंगे, जब आप सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और आप ये 3 एमटीक्यू सॉल्व करने जाएंगे, तो ये 3 एमटीक्यूज आपके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर नहीं आ रहे होंगे। ये 3 एमटीक्यूज आपके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर नहीं आ रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 खोलेंगे एमटीक्यू का तो आप बोलेंगे है ये कहां से आ गया, ये कौन सा टॉपिक आ गया। नहीं, एमटीक्यू के जो 3 एमटीक्यूज हैं उसके 3 टॉपिक्स फिक्स्ड हैं। जो 3 एमटीक्यूज हैं, गौर से सुनना मेरी बात, जो 3 एमटीक्यूज हैं उनके 3 टॉपिक्स फिक्स्ड हैं। उनके 3 टॉपिक्स फिक्स्ड हैं। और वो टॉपिक्स क्या क्या है मेरे भाई, वो मैं आपको बता चुका हूं। उनमें से एक आपका है वैट का टॉपिक, एक है इनहेरिटेंस टैक्स का टॉपिक और एक है कैपिटल गेन टैक्स का टॉपिक। इसलिए मैंने कहा कि टैक्स का पेपर जो है ना, दैट इज इजी टू पास। अब आप सोचें कि आपको सेक्शन बी के 30 मार्क्स के 3 टॉपिक्स पहले से पता है। आउट ऑफ 17 टॉपिक्स, जो अभी मैं आपको दिखाकर आया हूं कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो आपने कवर अप करने हैं वो 17 टॉपिक्स हैं। आउट ऑफ दो 17 टॉपिक्स, अगर आप ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, आप ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके 30 मार्क्स बहुत ही सुकून के साथ सेफ साइड पे चले जाएंगे। आपके 30 मार्क्स जो है ना वो बहुत ही सुकून के साथ कहां पर चले जाएंगे मेरे भाई, बहुत ही सुकून के साथ जो है ना वो सेफ साइड पर चले जाएंगे। आपको किसी किस्म की कोई मसले वाली बात फेस नहीं करनी पड़ रही होगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। इस चीज को आप जहन में रखेंगे। देन यू विल मूव टुवर्ड्स सेक्शन सी, and section C is basically your constructive response questions, that is known as CRQs। सही ना, इसमें आपको मिलेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, दैट इज ऑफ CRQs। और इसमें भी 3 सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 10 मार्क्स और फ्रॉम एनीवेयर। ये जो 10 मार्क्स वाला सवाल है ना, ये आपके सिलेबस में से कहीं से भी आ जाएगा। ये जो 10 मार्क्स वाला सवाल है ना आपका, ये जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में कहीं से भी आ जाएगा, ऐसे उड़ता हुआ।
सही ना, ऐसे उड़ता हुआ ये आपके सिलेबस में कहीं से भी आ जाएगा, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये कहीं से भी एग्जामिनेबल है, ठीक है जी। फिर आप आएंगे ऑन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। अच्छा, ये जो 15 मार्क्स का सवाल है ना, ये भी ऑलरेडी आपको प्री डिटरमाइंड होता है, और ये जो 15 मार्क्स का सवाल है ये बेसिकली आ सकता है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, एनआईसी, पेंशन, ट्रेडिंग और कैपिटल अलाउंसेस। यानी कि ये बेसिकली छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके एक सवाल बनता है 15 मार्क्स का, ठीक है ना, जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट है, जिसमें आपके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम का पार्ट है, एनआईसी का पार्ट है, पेंशन का पार्ट है, ट्रेडिंग इनकम का पार्ट है और कैपिटल अलाउंसेस का पार्ट है। यानी कि इस पार्ट के अंदर आप बाकी क्वेश्चंस को जो है ना वो एस्टिमेट ना करें। यानी कि आपको ये पता है कि ये जो 15 मार्क्स का सवाल है ये इनहेरिटेंस टैक्स से नहीं आ सकता, ये वैट से नहीं आ सकता, ये कैपिटल गेन टैक्स से नहीं आ सकता, ये बाकी टॉपिक्स को कंबाइन करके जो मैंने अभी आपको बताया कि उनसे आ जाएगा। यानी कि आप समझ लें कि ये वाला पार्ट जो है, यानी कि जो 15 मार्क्स वाला है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है कि कुछ मखसूस टॉपिक से आएगा, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। पूरे सिलेबस से ये सवाल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, पेंशन है, और उसी के साथ फिर आगे चल के ट्रेडिंग इनकम और कैपिटल अलाउंसेस हैं। तो इन सबको कंबाइन करूंगा तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं इन सबको कंबाइन कर दूंगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार किस्म का क्वेश्चन आ जाएगा। और इसी तरीके से फिर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। और मैं अगर आपको ये कहूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिक्स्ड है, आए हाय 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 सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिक्स्ड है कि ये सवाल आएगा फ्रॉम द कॉर्पोरेशन टैक्स। अब चाहे सैलाब आए, जलजला आए, जंग हो, न्यूक्लियर बम फटे, जो हो सकता है हो जाए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी क्या है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन भी फिक्स्ड है, ये वाला क्वेश्चन भी फिक्स्ड है। और ये क्वेश्चन भी वो आपसे किससे पूछेगा, मैंने कहा जी ये सवाल भी वो आपसे कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड पूछ रहा होगा। ये क्वेश्चन भी वो आपसे किससे रिलेटेड पूछ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आपसे कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड जो है ना वो पूछ रहा होगा। तो इस बात को आपने पर्टिकुलरली जहन में रखना होगा। ठीक हो गया मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो आपसे रिलेटेड मैं ये कह सकता हूं कि देखो, तुम्हें 60 नंबर के पेपर के बारे में पहले से मालूम है। तुम्हें पता है कि एक एमटीक्यू 10 मार्क्स का वैट से आएगा, एक एमटीक्यू इनहेरिटेंस टैक्स से आएगा और एक एमटीक्यू कैपिटल गेन टैक्स से आएगा, तो 30 नंबर आपको ये पता है। फिर आपको यहां पर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों के एरियाज भी पता है, तो 30 नंबर आपको ये पता है। तो इसका मतलब यह है कि 60 मार्क्स का पेपर, ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का पेपर पहले से डिफाइंड है। 60 मार्क्स का पेपर पहले से डिफाइंड है कि आपको पता होगा कि भाई ये 60 मार्क्स का पेपर जो है ना वो पर्टिकुलरली कहां से आएगा। ये हो गई एक बात। अब अगर मैं आपसे दूसरी बात कहूं तो मैं आपसे ये कहूं कि भाई अगर तुम 4 टॉपिक्स को इंसानों की तरह कवर अप कर लो ना, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। 4 टॉपिक्स, वैट, इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स 3 और कॉर्पोरेशन टैक्स। क्योंकि इन 4 टॉपिक से आपके 45 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और अगर इन चारों टॉपिक से एक एक एमसीक्यू भी आया ना, अगर इन चारों टॉपिक से एक एक एमसीक्यू भी आया ना मेरे भाई, तो वो कितने मार्क्स हो जाएंगे, मैंने कहा भाई 8 मार्क्स। इसका मतलब है कि इन 4 टॉपिक से आपके पेपर में अप्रोक्सीमेटली 53 मार्क्स कवर अप हो रहे होंगे। आपके पेपर में अप्रोक्सीमेटली कितने जो है ना वो मार्क्स कवर अप हो रहे होंगे, मैंने कहा जी अप्रोक्सीमेटली 53 मार्क्स कवर अप हो रहे होंगे, अप्रोक्सीमेटली 53 मार्क्स। एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ मार्क्स। ये तो बहुत अच्छे खासे कुछ तगड़े किस्म के मार्क्स हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे मार्क्स नहीं, अच्छे खासे मार्क्स हैं। तो अगर आप इन 4 टॉपिक्स को कवर अप कर लें तो अब आपको थोड़ा बहुत, मानो या ना मानो, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा ना कि क्यों पेपर कंपैरेटिवली आसान है, क्यों पेपर को पास करना कंपैरेटिवली सिंपलीफाई है। तो ये वो सारी चीजें, अगर आप इन चीजों को आसानी से कवर अप कर लेंगे, जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, तो आपकी चीजें कवर अप हो जाएंगी। सेक्शन सी जो CRQs है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, उसके अंदर हम, आपको पता है ना कि क्वेश्चन
एक्सेल पर सॉल्व होगा या फिर वर्ड पर सॉल्व होगा। आप जब लेक्चर्स देख रहे होंगे तो उसके अंदर मैंने जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सेल और वर्ड पर ही करे हैं। मैंने मैन्युअली कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। दैट इज बिकॉज ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। जब आप मेरे साथ एक आध क्वेश्चन एक्सेल पर या वर्ड पर सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसके बाद की आगे की कहानी कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। फिर आपने 2-3 सवाल अगर सॉल्व कर लिए तो फिर आपका हाथ चीता हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर आपका हाथ साफ हो जाएगा और फिर आने वाले क्वेश्चंस आप आसानी से खुद ही सॉल्व करते चले जाएंगे। फिर उसमें आपको मजीद परेशानी लाहक नहीं होगी। ठीक है ना, उसमें आपको मजीद परेशानी लाहक नहीं होगी। इस चीज को आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक हो गया है मेरा बेटा? अच्छा, फिर हम आ जाते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ ओटीज। आपको पता है ना कि जो आपका सेक्शन ए और बी है उसमें जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो 7 डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता पेपर के अंदर ये जो हॉटस्पॉट है, टेक्स्ट में ये हॉटस्पॉट का एरिया नहीं आता है। टेक्स्ट में ये हॉटस्पॉट का एरिया नहीं आता। इसका मतलब है कि टेक्स्ट में हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी में 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। सही ना, 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। जरा डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक सवाल है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं और आपने उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही ना, सवाल है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं और आपने उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है ना वो सेलेक्ट करना है, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, जहां पर एक से ज्यादा आंसर सही होंगे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब जहां पर मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का मतलब है कि जहां पर सही आंसर 2 या फिर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी। जहां पर सही आंसर 2 या फिर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो उसे हम बेसिकली किसका नाम देते हैं? उसे हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का नाम देते हैं। ठीक है जी, उसे हम बेसिकली किसका नाम देते हैं? उसे हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का नाम देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता है कि क्वेश्चन है और नीचे आपके पास जो है ना वो एक बॉक्स बना हुआ है और उसके आखिर में एक आइकन है। जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक आंसर्स की बहुत लंबी लिस्ट गिरेगी। सही ना, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे ना ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट गिरेगी और उस बहुत लंबी लिस्ट में से आप कोई एक सही आंसर जो होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब ये है कि आपके पास एक बॉक्स बना हुआ होगा, साथ में एक आइकन होगा। जैसे ही आप उस आइकन को क्लिक करेंगे आपके पास धाड़ करके एक आंसर्स की लिस्ट गिरेगी। आपके पास धाड़ करके एक आंसर की लिस्ट गिरेगी और आप उस आंसर में से जो सही आंसर होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड ये बात आप याद रखें कि टेक्स्ट के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होगा। जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा मेरे भाई? वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होगा। वो थियोरेटिकल बेस्ड नहीं होगा। क्वेश्चन होगा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, नीचे बॉक्स बना हुआ होगा ब्लैंक। आपको आंसर कैलकुलेट करके यू नीड टू टाइप द आंसर इन दैट पर्टिकुलर ब्लैंक। सही ना, इसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे कि भाई आप इसमें से सही आंसर सेलेक्ट कर लें। वो वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपके पास जगह खाली होगी और आप आंसर कैलकुलेट करके ले जाकर उसके अंदर टाइप कर देंगे। आप आंसर कैलकुलेट करके ले जाकर उसके अंदर क्या कर देंगे मेरे भाई? उसके अंदर टाइप कर देंगे। ऑटोमेटिकली उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। हॉट एरिया का मतलब है कि आपके पास 4 स्टेटमेंट्स होंगी। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। 4 स्टेटमेंट्स होंगी और मुझे चारों स्टेटमेंट से रिलेटेड आंसर करना होगा। और आगे ट्रू एंड फॉल्स होगा। ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट पढ़ूंगा और पहली स्टेटमेंट पढ़कर ये फैसला करूंगा कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है, उस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट, फिर तीसरी स्टेटमेंट, फिर चौथी स्टेटमेंट। तो हॉट एरिया का मतलब ये है कि फिर आपके पास जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी, नॉर्मली मैक्सिमम 4 स्टेटमेंट्स आती हैं, या तो 4 आएंगी या फिर 4 से कम आएंगी। तो मैक्सिमम जो 4 स्टेटमेंट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपको चारों के आंसर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से किसी एक या दो के आंसर कर रहे होंगे। नहीं मेरा बेटा, ऐसा नहीं होगा। आप उसमें चारों को आंसर्स कर रहे होंगे, यानी कि चारों के आंसर्स आपके सामने आ रहे होंगे। ठीक हो गया मेरा पुत्र। और उसके बाद फाइनली आ जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है वो जब छोटे होते थे वो नहीं लाइंस मैच करते थे। अब इसमें आपको वही करना है।
एक स्टेटमेंट है, उसके आगे एक बॉक्स खाली होगा और आपने नीचे दिए हुए बॉक्सेस में जो सही आंसर होगा उसमें से वो सही आंसर को ड्रैग करूंगा और उस स्टेटमेंट के आगे ले जाकर खाली बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। सही ना, उस सही आंसर को ड्रैग करूंगा और उस स्टेटमेंट के ले जाकर आगे खाली बॉक्स के अंदर क्या कर दूंगा मेरे भाई, खाली बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर तो आपने कोई स्किल लेवल का पेपर पहले से दिया हुआ है, सही ना, अगर आपने स्किल लेवल का पेपर पहले से दिया हुआ है तो आप इन सारे नामों को पहले सुन चुके होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, ड्रॉप डाउन लिस्ट, हॉट एरिया, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारी चीजें आप सुन चुके होंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपका स्किल लेवल में जो टेक्स्ट का पेपर है ये पहला पेपर है, सही ना, जो टेक्स्ट का पेपर है ये कंपैरेटिवली क्या है मेरे भाई, ये पहला पेपर है, तो इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ये आपके लिए नई चीज होगी। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस तरीके के, किस किस टाइप के क्वेश्चन कंसिडर किए जा रहे होंगे। ठीक हो गया है मेरा बेटा? यहां तक कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। नहीं तो फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा दैट हाउ वी टीच एट वीफी। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं मेरे भाई। जी हारून भाई, वैसे तो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, ताकि फिर मैं आगे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। अच्छा जी, जब तक हारून भाई अपना सवाल पेश करते हैं, हमारी खिदमत में पेश करते हैं, तब तक जरा मैं आपको ये बता दूं दैट हाउ वी टीच एट वीफी। सो आप में से जितने भी लोग हैं जरा मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने वीफी से पेपर कोई पहले पढ़ा हुआ है? जरा सब तमाम लोग मुझे जवाब देंगे, आप लोगों ने वीफी से पहले कोई पेपर पढ़ा हुआ है? हमजा हैदर कह रहे हैं सर मैंने नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, हमजा हैदर भाई का पहला जो है ना वो एक्सपीरियंस है विद वीफी, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, अभी हारून भाई का तो सवाल पता ही नहीं कहां चला गया। नहीं 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 नहीं, ये टेक्स्ट के पेपर में जो सेक्शन सी है ना, CRQs वाला जो सेक्शन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स। इसमें आप हार्डली जो थ्योरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 45, दैट इज ओनली 4 to 8 मार्क्स, बस मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं आएगी। जो आपकी थ्योरी वाला पार्ट है वो 4 से 8 नंबर का है आउट ऑफ 45, वो 4 से 8 नंबर का है आउट ऑफ 45, उससे ज्यादा का नहीं है। 45 मार्क्स की जो 45 मार्क्स वाला जो एरिया है उसमें से 4 से 8 नंबर की थ्योरी आएगी, बाकी पूरी कैलकुलेशन होगी। F9 में थ्योरी का इंपैक्ट ज्यादा है मेरे भाई, FM और PM इन दोनों पेपर्स में। PM दैट इज F5, FM दैट इज F9, इन दोनों में थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा है और पेपर में थ्योरी एग्जामिनेबल भी ज्यादा होती है। लेकिन टेक्स्ट के पेपर में इतनी थ्योरी एग्जामिनेबल नहीं होती है। टेक्स्ट के पेपर में मैंने आपको एक रेशो बता दिया है कि अगर सेक्शन सी की टोटल वेटेज 45 मार्क्स की है तो आउट ऑफ दोस 45 मार्क्स सिर्फ 4 से 8 नंबर का जो है ना वो थ्योरी वाला पार्ट आएगा, उसके अलावा बाकी सारी जो है ना वो कैलकुलेशन होगी। ठीक हो गया मेरे भाई? अब हम आ जाते हैं दैट इज हाउ वी टीच एट वीफी। सही ना, इसका भी मैं जवाब देता हूं मेरे भाई, हाउ वी टीच एट वीफी। सर सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखें कि जब आप अपने आप को इनरोल्ड करवाएंगे एट वीफी, सही ना, जब आप अपने आप को इनरोल्ड करवाएंगे वीफी के अंदर तो आपको मिलेंगे हमारे रिकॉर्डेड सेशंस, यानी कि हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है ना, आपको पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको पूरे वो प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब टैक्स ईयर जो है ना वो हर साल चेंज होता है और टैक्स ईयर चेंज हो गया है, अब नया टैक्स ईयर आ गया है और नया टैक्स ईयर जो है ना वो एग्जामिनेबल है जून 26, सितंबर 26, दिसंबर 26 और मार्च 27 और जून 27 के लिए, यानी कि 5 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट।
टोटल कितनी अटेम्प्ट है मेरे भाई? टोटल 5 अटेम्प्ट के लिए एग्जामिनेबल है, सही ना? तो जो टैक्स ईयर चेंज हुआ है, आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो लेटेस्ट टैक्स ईयर्स के मुताबिक ही मिलेंगे। जैसे इस वक्त जब आप पोर्टल पर जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता जाऊं, इस वक्त जब आप पोर्टल पर जाएंगे मेरा बेटा, तो पोर्टल आपको कुछ यूं दिख रहा होगा। दिस इज योर पोर्टल, जो आपका स्टूडेंट इंटरफेस होगा। जब आप पोर्टल पर आएंगे तो आपके पास सबसे पहले ये आ रहा होगा व्हाट्सएप क्यूआर कोड। आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास दो ग्रुप्स गिवन है, एक है अनाउंसमेंट ग्रुप फॉर जून 2026 और एक है डिस्कशन ग्रुप ऑफ जून 2026। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर आपके क्यूआर कोड्स हैं। वंस यू आर रजिस्टर्ड इन द पेपर ऑफ टैक्सेशन, तो आप सबसे पहले इन क्यूआर कोड्स के जरिए अपने आप को उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। दो तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, दैट इज अनाउंसमेंट ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप। अब इन दोनों में फर्क क्या है? आपने अपने आप को दोनों के अंदर ऐड करना है। इसमें क्यूआर कोड्स गिवन है, आप डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आप ग्रुप के अंदर फेंक दिए जाएंगे, यानी कि ग्रुप के अंदर गिरा दिए जाएंगे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है सर, अनाउंसमेंट ग्रुप जो है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए उसमें चैटिंग बंद है, उसके अंदर सिर्फ एडमिन बेसिकली क्या करती है, सिर्फ एडमिन मैसेज करती है अबाउट द रेलेवेंट मैसेजेस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई टेस्ट दिया गया है तो उस टेस्ट से रिलेटेड आपको अनाउंसमेंट ग्रुप में बता दिया जाएगा। आपकी जब लाइव क्लास होगी तो उस लाइव क्लास से रिलेटेड आपको बता दिया जाएगा। और इस तरीके की जो स्पेशल अनाउंसमेंट्स होंगी ना, जो स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाएंगी? वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट ग्रुप्स में जाएंगी। ठीक है मेरा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाएंगी? वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट ग्रुप्स के अंदर जाएंगी। इस बात को आप जहन में रखेंगे। तो हम उसे सिर्फ अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर जो है ना वो डाल रहे होंगे, ठीक है ना? हम सिर्फ उसको अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर डाल रहे होंगे। डिस्कशन ग्रुप इज ओपन फॉर एवरीवन, और उसमें मैं भी ऐड होऊंगा। आप उसमें किसी भी किस्म की पेपर से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की वाहियात डिस्कशन उसमें नहीं होगी। पेपर से रिलेटेड आप डिस्कशन उसमें कर सकते हैं। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप वो क्वेरी उस ग्रुप में भेज सकते हैं। मैं पर्सनली उस क्वेरी का जवाब आपको दे रहा हूँ, तो उस ग्रुप के अंदर मैं भी ऐड होऊंगा। आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि भाई आप पढ़ रहे हैं, आपने कहा सर मैं थोड़ा सा जो है ना मैं शर्मीला बच्चा, मैं ग्रुप के अंदर क्वेरी नहीं भेज सकता, तो आप मुझे मेरे डायरेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको जवाब दे दूंगा। तो ये आपके पास क्यूआर कोड आएगा। फिर आप आएंगे एग्जाम सक्सेस कोर्स कंटेंट के ऊपर। जैसे ही आप आएंगे तो द फर्स्ट थिंग जो आपके काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता जा रहा हूं, जो सबसे काम की चीज है वो ये है सेल्फ पेस स्टडी प्लानर। इसमें आपके पास एक सेल्फ पेस स्टडी प्लानर मौजूद है मेरे भाई। जब आप इसको प्लानर को ओपन करेंगे तो इसमें आपको वीक वाइज प्लानर मौजूद दिया जाएगा, सही ना? इसमें आपको क्या दिया गया है? इसमें आपको वीकली प्लानर दिया गया है मेरे भाई। 12th ऑफ मार्च दैट इज ओरिएंटेशन, आज हमारी ओरिएंटेशन है, और उसके बाद आपका वीक 1 का प्लानर है। वीक 1 का प्लानर है जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके अंदर आपको 3 टॉपिक्स कवर अप करने हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, प्रॉपर्टी इनकम और बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। ठीक है ना, बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, ये 3 टॉपिक्स हैं। फिर आपका वीक 2 है, वीक 2 के अंदर भी आपके पास जो है ना वो 3 टॉपिक्स हैं। इस तरीके से हर वीक के टारगेट्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वीक्स जिसमें आपको कोर्स कंप्लीट करना है दैट इज 7 वीक, यानी कि बाय 29th ऑफ अप्रैल या फिर 30th ऑफ अप्रैल तक आपका कोर्स पूरा का पूरा 100% क्या हो जाएगा मेरा बेटा? आपका कोर्स पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड की गई हैं, सही ना? ये सेल्फ प्लेस प्लानर आपको यहां पर प्रोवाइड दिया गया, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है, आप इसको ओपन करेंगे, वीडियोस मौजूद हैं, प्रॉपर्टी इनकम है, और साथ साथ हमें पता चलता रहेगा कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया है। ये सारी वीडियोस मौजूद हैं। फिलहाल आपके पोर्टल पर अब तक चैप्टर नंबर 12 तक चीजें अपलोडेड हैं, पार्टनरशिप तक की चीजें अपलोडेड हैं, क्योंकि नया टैक्स ईयर है, नई रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। ये जो सारे 12 चैप्टर्स हैं, ये जो अब तक के 12 चैप्टर्स हैं, ये सारी नई रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है ना? ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स आर न्यू। तो इस वजह से आप टेंशन ना लें, टैक्स रेट जब चेंज होता है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने इसमें ये नहीं किया कि देखो पिछले टैक्स ईयर में ये था, नए टैक्स ईयर में ये है, चलो आओ पढ़ लो। ना 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 ना, मेरे लेक्चर्स ऐसे नहीं होंगे। बहुत सारी जगहों पर ये मसला आता है, स्टूडेंट्स बेचारे ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर वो 3 साल पुराने लेक्चर्स हैं,
टीचर कहता है वो लेक्चर्स देख लो, उसमें जो चेंजेस हैं उसकी मैंने अलग से वीडियो एक रिकॉर्ड करवा दी है, वो देख लो ना। इसमें ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैंने इसमें ये नहीं किया कि आपको 3 साल पुराने लेक्चर्स दे दिए हैं और उसमें जो चेंज है उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। सारे लेक्चर्स नए रिकॉर्डेड हैं, नए टैक्स ईयर के हिसाब से रिकॉर्डेड हैं। इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं होगी। कोई लेक्चर ऐसा नहीं है जो पुराना है, जिससे रिलेटेड मैंने कहा जी पुराना लेक्चर देख लो, फिर जो चेंजेस होंगी उसकी एक अलग से वीडियो देख लेना, नहीं। सारे नए टैक्स ईयर के हिसाब से हैं। ये आप अपने दोस्तों अहबाब में भी बता दीजिएगा कि भाई प्योरली न्यू टैक्स ईयर के हिसाब से रिकॉर्डिंग है। आप जब अपना पार्ट शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह 31 ऑफ मार्च तक बाकी जो 5 चैप्टर हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। 31 मार्च यानी कि इसी महीने बाकी जो 5 चैप्टर्स हैं वो भी पूरे के पूरे 100% क्या हो जाएंगे मेरे भाई, अपलोड हो जाएंगे। आपने कोर्स कंप्लीट करना है टिल अप्रैल तक, आपके पास बहुत टाइम है। तो वो नई रिकॉर्डिंग्स अभी हो रही हैं, जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग्स होती चली जाएंगी आपके पोर्टल पर चीजें अपलोड होती चली जा रही होंगी। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना वो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। प्लस हमारी होगी हर हफ्ते लाइव क्लास। एवरी वीक वी हैव अ लाइव क्लास ऑन एवरी थर्सडे। अच्छा, सिर्फ एक बात इसमें मैं ऐड करता जाऊं, सिर्फ जो नेक्स्ट थर्सडे है ना मेरा बेटा, जो नेक्स्ट थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे हमारी लाइव क्लास नहीं होगी। दैट इज बिकॉज ऑफ ईद। आपको पता है कि अगला थर्सडे जो है वो आखिरी अशरा है। मैं रमजान के हिसाब से के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आखिरी अशरा है प्लस ईद है, हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। उसकी वजह से नेक्स्ट वीक मैं लाइव सेशन नहीं लूंगा। उससे नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स हर थर्सडे को आपका लाइव सेशन होगा। देयर विल बी अ लाइव प्रैक्टिस सेशन। उसमें हम खेलेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है ना मैं उस लाइव सेशन में आऊंगा और मैं छम खेलूंगा, ना मेरा बेटा, वो लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा। लाइव प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये है कि मैं उस सेशन में आऊंगा, मैं तमाम स्टूडेंट्स जो उसमें लाइव स्टूडेंट्स होंगे, मैं सबसे पहले उनकी क्वेरीज लूंगा, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा, और फिर हर प्रैक्टिस, हर लाइव सेशन के अंदर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। हर लाइव सेशन के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पर्टिकुलरली चीजें भी आपकी कंपैरेटिवली आसान होती चली जा रही होंगी। देन वी हैव ई नोट्स। आपके पास हर टॉपिक के नोट्स भी मौजूद हैं और कोर्स के एंड पर आपको पूरे कोर्स की समरी भी मिल जाएगी। सही ना? आपके पास हर टॉपिक के नोट्स अलग से मौजूद हैं, फिर कोर्स के एंड पर आपको पूरे कोर्स को समराइज करके उसकी समरी भी आपको जो है ना वो हैंड ओवर कर दी जाएगी मेरे भाई। इसी तरीके से फिर आपके पास आएगा टीटीए मॉडल। अच्छा, टीटीए मॉडल का मतलब है, एक तो ये है दैट इज टेस्ट योरसेल्फ। पहला टी है टेस्ट योरसेल्फ। अच्छा, टेस्ट योरसेल्फ में होता ये है, टेस्ट योरसेल्फ में होगा ये कि मैं लेक्चर्स में जब पढ़ा रहा हूँ तो लेक्चर्स के दरमियान जो है ना मैं कहीं पर बताऊंगा कि यार देखो ये सवाल अब आप खुद से सॉल्व करें और मेरे आंसर से कंपेयर करें। तो टेस्ट योरसेल्फ का मतलब है कि बहुत सारी जगहों पर मैं आपको ये कहता हुआ नजर आऊंगा कि बेटा अब ये जो क्वेश्चन है ये पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और खुद से सॉल्व करने के बाद मेरे आंसर से कंपेयर कर लो। ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और फिर मेरे आंसर से कंपेयर कर लो। तो दैट इज योर टेस्ट योरसेल्फ। ये पहला टी है। दूसरा टी है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। दैट इज के आप स्टडी हब को यूज कर सकते हैं। आप स्टडी हब को यूज कर सकते हैं कि भाई अगर आपने 2-3-4 चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं, 2-3-4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो फिर आप स्टडी हब पर जाकर जो है ना वो पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, स्टडी हब पर जाकर जो है ना वो उन चैप्टर्स के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एंड ए इज फॉर असाइनमेंट। आपको हर वीक असाइनमेंट मिलेगा, आपको हर वीक एक अदद असाइनमेंट मिलेगा। देयर विल बी असाइनमेंट फॉर एवरी वीक। पहला वीक का टारगेट है, आज आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपके अनाउंसमेंट ग्रुप पे वीक 1 का टारगेट आ जाएगा। आपके अनाउंसमेंट ग्रुप पे वीक 1 का टारगेट आ जाएगा। फिलहाल क्योंकि ईद की वजह से वीक 1 वीक 2 कंबाइन है, तो जब वीक 2 आप एंड करेंगे और मैं थर्सडे को लाइव क्लास लूंगा, तो मैं लाइव क्लास लूंगा, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको थर्ड वीक का टारगेट दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको पहले 2 वीक से कनेक्टेड एक असाइनमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको पहले 2 वीक से कनेक्टेड एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जो असाइनमेंट आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाएंगे और सबमिट करवा के मैं उसे मार्क करके आपको मार्क्स दूंगा। यानी कि मैं उसे मार्क करूंगा और आपको नंबर दे रहा हूं। और ये हर हफ्ते ऐसा होगा। हर हफ्ते जब हम जुमेरात को लाइव क्लास लेंगे
तो आपको अगले हफ्ते का टारगेट मिलेगा कि आपने नेक्स्ट वीक में क्या टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, और जो प्रीवियस आपने कवर अप कर लिया होगा, जो प्रीवियस वीक आपने कवर अप कर लिया होगा, उससे रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगा सरकार, उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ताकि आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा सकते होंगे। ये सारी चीजें पर्टिकुलरली आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होंगी। ठीक हो गया है मेरे भाई। फिर उसके बाद आपके पास टीचर असिस्टेंट्स मौजूद है। मैंने आपको बताया कि वंस यू एडेड योरसेल्फ इनटू अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको उसमें मेरा नंबर भी रिसीव्ड हो जाएगा। आप चाहें तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी मसला है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। मैं उसको खुद रिजॉल्व कर लूंगा। अगर आप उस ग्रुप पर नहीं भेजना चाहते तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, मैं आपकी हर तरीके की क्वेरी जो कि पेपर से रिलेटेड होगी वो रिजॉल्व कर रहा हूँ इंशाल्लाह। देन जब आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 29th ऑफ अप्रैल को जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मैं 30th अप्रैल को अपनी आखिरी लाइव क्लास लूंगा, तो फिर महीना शुरू होगा, मई का महीना। और याद रखें कि मैं मई के महीने में भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, जिंदा तो छोड़ दूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त। और अब मई के महीने में क्या होगा, मई के महीने में स्टार्ट होंगे रिविजन्स। पहले होंगे 2 वेबिनार्स जो कि प्रैक्टिस बेस्ड होंगे, लाइव प्रैक्टिस बेस्ड वेबिनार। और ये तकरीबन एक एक वेबिनार 3 से 4 घंटे का होता है। यानी कि इस वेबिनार के अंदर मैं किसी भी एक टॉपिक को उठाऊंगा और मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा और उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। और ये 2 सेशंस होंगे, 2 वेबिनार्स होंगे, साथ साथ होंगे, कंसेक्यूटिव 2 दिन के वेबिनार्स होंगे। फिर एक लाइव सेशन होगा जो कि ग्रैंड रिवीजन होगा। ये जो ग्रैंड रिवीजन का सेशन होता है, ये तकरीबन 5 to 6 आवर्स का सेशन होगा। सही ना? जो ग्रैंड रिवीजन का सेशन होता है, ये तकरीबन 5 to 6 आवर्स का सेशन होगा। और इस ग्रैंड रिवीजन के सेशन में पर्टिकुलरली हम बैठेंगे और मैं आपको पूरा टेक्स्ट रिवाइज करवाऊंगा। आए हाय 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 हाय, क्या मजा आ जाए कि आप मेरे साथ लाइव बैठे और मैं 6 घंटे के अंदर पूरा टेक्स्ट आपको घोल के पिला दूं। सही ना? मैं टेक्स्ट पूरा 6 घंटे के अंदर आपको घोल के पिला दूं। तो इसका मतलब है कि ये 3 लाइव सेशन होंगे, 2 वेबिनार्स होंगे जो कि प्रैक्टिस बेस्ड होंगे, और फिर उसके बाद एक ग्रैंड रिवीजन होगा जिसमें मैं पूरे टेक्स्ट को आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आप समझ लें कि 7 लाइव सेशंस यहां पर होंगे हमारे, 7 लाइव सेशंस यहां पर होंगे हमारे। ये जो लाइव क्लासेस मैं लूंगा, ये पूरे पूरे कोर्स में तकरीबन 7 ये लाइव सेशंस होंगे। 3 लाइव सेशंस ये होंगे जिसमें 2 वेबिनार होंगे, एक ग्रैंड रिवीजन होगा। तो ये होगा तकरीबन 10 लाइव सेशंस। हमजा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जब आपने पूछा था कि सर जो है ना वो लाइव सेशंस होंगे। तो मेरे भाई लाइव सेशंस होंगे इस तरीके से, तकरीबन 10 लाइव सेशंस होंगे। देन देयर विल बी अ मॉक एग्जाम, एक फाइनल मॉक एग्जाम होगा जो कि लाइव होगा। सही ना? आप, हमारी टीम आपको इन्विजिलेट कर रही होगी, लाइव मॉक एग्जाम होगा। आप वो मॉक एग्जाम सॉल्व करेंगे, मुझे सबमिट करवाएंगे, मैं उसको चेक करूंगा, आपको रिजल्ट दूंगा। गौर से सुनना, मैं उसको चेक करूंगा, आपको रिजल्ट दूंगा, और उसके बाद फिर इस मॉक एग्जाम का एक लाइव सेशन होगा। फिर इस मॉक एग्जाम का एक लाइव सेशन होगा जिसके अंदर मैं उस पूरे मॉक एग्जाम को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जिसके अंदर मैं आपको उस पूरे मॉक एग्जाम को क्या करके दिखा रहा हूँ, उस पूरे मॉक एग्जाम को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम ये पूरी ओवरऑल चीजों को कवर अप कर रहे होंगे। इस तरीके से हम इन पूरी चीजों को ओवरऑल कवर अप कर रहे होंगे। आई होप कि मैं आपको तमाम चीजें एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूंगा। फॉर कॉन्टैक्ट आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी वीफी की टीम में। अगर एडमिशन से रिलेटेड अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो एडमिशन से रिलेटेड ऑटोमेटिकली आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ये कॉल आपकी पिक नहीं करेंगे। आप इस पर सिर्फ क्या करेंगे मेरे भाई, आप इस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे। ठीक हो गया मेरा बच्चा? आप इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। और व्हाट्सएप करके आपका, आपने जिस पेपर में एडमिशन लेना है, लाइक फॉर एग्जांपल टैक्सेशन उर्दू हिंदी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर जून 2026 अटेम्प्ट, तो ये लिखकर भेज देंगे, तो वो आपसे खुद कांटेक्ट करके आपको एडमिशन दे देंगे। जी, एडमिशन थ्रू वेबसाइट भी होगा, वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है। आप वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आपको एडमिशन जो है ना करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपना एडमिशन जो है ना वो मेरे भाई आप करवा सकते हैं। ठीक हो गया मेरे भाई? आई होप कि आपको ये तमाम चीजें कवर अप हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें सर, और अगर क्वेश्चन नहीं है तब भी बता दें, दोनों केसेस बता दें, क्वेश्चन है तब भी बता दें, नहीं है तब भी बता दें। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख दें, नहीं है तो लिख दें कि सर कोई क्वेश्चन नहीं है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। हमजा भाई कह रहे हैं कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं है। दोनों से हो जाता है मेरे दोस्त, फोन से भी हो जाता है और लैपटॉप से भी हो जाता है, दोनों से लॉगिन हो जाता है, दोनों से। ठीक हो गया अरुण भाई, चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द ओरिएंटेशन सेशन। आई होप कि जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, उनके तमाम क्वेश्चंस, उनकी तमाम क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करने में कामयाब हो गया हूंगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस ओरिएंटेशन सेशन को बाद में रिकॉर्डिंग में देखेंगे, और अगर रिकॉर्डिंग में देखने के बाद, वैसे तो मैंने इसमें सारी चीजें कवर अप कर दी होंगी, लेकिन जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, अगर उनके जहन में कोई सवाल होगा तो वो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते होंगे, मैं उनकी क्वेरी का जवाब दे दूंगा, मैं उनको कवर अप कर लूंगा। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात नहीं होगी बिकॉज ऑफ ईद, और मेरी तरफ से एडवांस में आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी मुलाकात होगी उससे अगले थर्सडे, उससे नेक्स्ट थर्सडे, डेट देखें, उससे नेक्स्ट थर्सडे क्या पड़ेगी मेरे भाई, उससे नेक्स्ट थर्सडे डेट पड़ेगी 26 ऑफ मार्च, यानी कि मेरी अब आपसे मुलाकात होगी दोबारा 26 ऑफ मार्च में इंशाल्लाह। इसी जोशो खरोश के साथ हम आएंगे, एंट्री करेंगे और धाबड़ धूज मचा देंगे। टिल देन मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को एडवांस में ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफिज। 26 मार्च को मुलाकात होगी।